जहां एक बार फिर से दुनिया के लोकप्रिय नेता बन गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसे लेकर अमेरिका ने क्या बोला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। मॉर्निंग कंसल्ट नाम की ग्लोबल डिसीजन इंटेलिजेंस फर्म ने दुनिया के 25 देशों के प्रमुखों की अप्रूवल रेटिंग जारी की है। इस लिस्ट में 69% रेटिंग के साथ पीएम मोदी पहले स्थान पर हैं। लिस्ट में दूसरा स्थान मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्राडोर को मिला है। उनकी अप्रूवल रेटिंग 60% रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन टॉप 10 नेताओं में शामिल नहीं है। 39% अप्रूवल रेटिंग के साथ वो 12वें नंबर पर रहे हैं। वहीं 25वां यानी कि आखिरी स्थान जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को मिला है। उनकी रेटिंग 16% रही है। इससे पहले फरवरी में 78% की अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता रहे हैं। मॉर्निंग कंसल्ट का ये सर्वे 30 जनवरी से 5 फरवरी के बीच जुटाए गए डेटा पर आधारित था। तब भी मैक्सिको राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्राडोर दूसरे स्थान पर थे। उनकी रेटिंग 64% थी। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर वेबसाइट मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक ये लिस्ट 8 से 14 जुलाई के बीच कलेक्ट किए गए डेटा पर आधारित है। हर देश के 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को सर्वे कराने के बाद 7 दिन की औसत से ये अप्रूवल रेटिंग तय होती है। नई रेटिंग के मुताबिक जो बाइडेन 39% अप्रूवल रेटिंग के साथ 12वें नंबर पर रहे हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो 29% अप्रूवल रेटिंग के साथ 20वें स्थान पर हैं और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को 20% अप्रूवल रेटिंग के साथ लिस्ट में 22वें स्थान पर रहे हैं। इससे कहा जा सकता है कि इन 3 नेताओं की लोकप्रियता में गिरावट आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बन गए हैं। पीएम के फॉलोअर्स का आंकड़ा 100 मिलियन हो गया है। पिछले 3 साल में मोदी को 30 मिलियन नए लोगों ने फॉलो किया है। नरेंद्र मोदी ने 2009 में एक्स ज्वाइन किया था, तब इसे ट्विटर का नाम दिया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर 2023 में भी ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में टॉप पर। उन्हें लगातार तीसरी बार 76% अप्रूवल रेटिंग मिली थी, जबकि फरवरी में पीएम मोदी को 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता माना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रेटिंग लिस्ट में अभी भी काफी ऊंचाई पर देखने को मिल रहे हैं और ये जो चीज है ये दिखला रहा है कि दुनिया भर में एक स्थिर हिसाब से चलने वाले नेता के तौर पर इन्हें माना जा रहा है। अब बांग्लादेश में तो बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें चल भी रही हैं। शेख हसीना के बेटे साजिद वाजेद जोय ने अपनी मां की किसी भी राजनीतिक वापसी की संभावना को खारिज करते हुए कहा कि बांग्लादेश को बदलने की उनकी कोशिशों के बावजूद उनके नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह से वो बहुत निराश हैं। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के न्यूज ओवर कार्यक्रम के साथ एक इंटरव्यू में साजिद वाजेद जोय ने कहा कि जो शेख हसीना के बांग्लादेश से निकलने से पहले उनके आधिकारिक सलाहकार भी थे, उन्होंने कहा कि शेख हसीना रविवार से ही इस्तीफा देने पर विचार कर रही थी। उन्होंने अपने परिवार के दबाव के बाद अपनी सुरक्षा के लिए देश छोड़ने का फैसला किया। दूसरी तरफ बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि सेना ने शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए 45 मिनट का वक्त दिया था और इतने कम समय में उन्हें अपना सामान भी समेटना था और ये भी तय करना था कि उन्हें शरण लेने के लिए कहां जाना है। उन्होंने भारत को चुना और भारत ने उन्हें शरण भी दी। लेकिन सवाल यह है कि पिछले महीने तक जो शेख हसीना काफी ताकतवर थी, वो अचानक से इतनी कमजोर कैसे हो गई। चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, वो कौन सा देश है जिसने उनकी सत्ता के विनाश में भूमिका निभाई। कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं। म्यांमार में लोकतांत्रिक नेता और भारत समर्थक आंग सान सू की की पार्टी के सरकार ने विशाल बहुमत से साल 2020 में चुनाव जीता और 1 फरवरी 2021 को उनकी सरकार को गिराकर देश की सत्ता पर सेना ने कब्जा कर लिया। इसके
बाद म्यांमार गंभीर गृह युद्ध से जूझ रहा है। म्यांमार के सैन्य शासकों के साथ चीन कई रणनीतिक सौदे कर रहा है जो भारत के खिलाफ। शेख हसीना के साथ भी चीन के संबंध पिछले कुछ महीनों से खराब चल रहे थे। जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे तो शेख हसीना बतौर मेहमान शामिल हुई। उसके ठीक 2 हफ्ते बाद आधिकारिक तौर पर दौरा किया, जहां दोनों देशों के बीच कई ऐतिहासिक प्रोजेक्ट के लिए समझौते हुए। भारत के बाद शेख हसीना चीन गई, लेकिन मतभेद इतने बढ़ गए कि उन्होंने चीन का दौरा बीच में ही छोड़ दिया और वापस बांग्लादेश लौट आई। चीन ने शेख हसीना को वो प्रोटोकॉल नहीं दिया जो किसी प्रधानमंत्री को दिया जाता है। इस बात से शेख हसीना नाराज थी। इसके अलावा शेख हसीना चाहती थी कि चीन कम से कम 4 या 5 अरब डॉलर के निवेश के लिए प्रतिबद्धता जताए, लेकिन चीन ने सिर्फ 500 मिलियन डॉलर के निवेश के लिए ही हामी भरी, जो शेख हसीना के लिए डिप्लोमेटिक अपमान था और वो गुस्सा होकर वापस ढाका लौट आई। ढाका लौटते ही उन्होंने तीस्ता प्रोजेक्ट भारत को देने की घोषणा कर दी और ये प्रोजेक्ट हर हाल में चीन चाहता था, क्योंकि इससे उसे भारत पर करीब से नजर रखने में मदद मिलती। लेकिन शेख हसीना ने चीन को बड़ा झटका दे दिया। इसके अलावा सिलीगुड़ी गलियारे के पास बांग्लादेश चीन के साथ एक प्रोजेक्ट शुरू करने वाला था और ये जगह रणनीतिक तौर पर भारत के लिए काफी अहम। लेकिन भारत की आपत्ति के बाद शेख हसीना ने आश्वासन दिया कि वो इस प्रोजेक्ट पर विचार करेंगी और वे चीन के लिए एक झटका था। निश्चित तौर पर यह वजह हो सकती है जिसने चीन की आंखों में शेख हसीना को कांटा बना दिया। अब ये भी कहा जा रहा है कि क्या अमेरिका ने इसमें सब कुछ में हाथ रचा। कहा जा रहा है कि इंडो पैसिफिक के नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट और फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट्स डेरेक जे ग्रॉसमैन कहते हैं कि सिर्फ इसलिए कि बाइडेन प्रशासन पिछली बांग्लादेशी चुनाव की स्वतंत्रता और निष्पक्षता का आलोचना कर रहा था, उसके नतीजों को स्वीकार उसने आखिरकार कर लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका ने वहां पर तख्ता पलट की कोशिश की। इसके अलावा कोई भी आरोप या निराधार आरोप गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक। इसके अलावा शेख हसीना को हटाने में पश्चिम की साजिश को उन्होंने एक फेक न्यूज करार दिया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, आखिर अमेरिका ऐसा क्यों करेगा। इंडो पैसिफिक में भारत अमेरिका का एक सबसे महत्वपूर्ण भागीदार और अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है कि बेगम खालिदा जिया के आने से चीन को फायदा होगा, तो भला अमेरिका ऐसा क्यों करेगा। लेकिन इसी साल मई में शेख हसीना ने पार्टी और गठबंधन की नेताओं को संबोधित करते हुए परोक्ष तौर पर अमेरिका पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा था कि एक शक्तिशाली देश की तरफ से एयरबेस बनाने के लिए जमीन मांगी जा रही है। ऐसा करने पर उनकी सरकार सुरक्षित चलने का ऑफर दिया गया है, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को मानने से इनकार कर दिया है। शेख हसीना ने मई में 14 पार्टी गठबंधन के नेताओं से कहा कि बांग्लादेश और म्यांमार से कुछ हिस्से लेकर पूर्वी तिमोर जैसा एक ईसाई राज्य बनाने की साजिश चल रही है। हालांकि उन्होंने भारत का नाम लेने से परहेज, इसमें भारत के कुछ हिस्सों को शामिल किया जा सकता है। शेख हसीना ने यह भी कहा कि एक श्वेत व्यक्ति ने बांग्लादेश में 7 जनवरी को हुए चुनाव में बिना किसी पश्चिमी परेशानी के उन्हें जीतने में मदद की पेशकश की थी। इसके लिए शर्त रखा था कि इसके बदले उन्हें एक विदेशी देश को बांग्लादेश में हवाई अड्डा स्थापित करने की इजाजत देनी होगी। हालांकि शेख हसीना ने उस श्वेत व्यक्ति और उसकी नागरिकता का खुलासा नहीं किया। इस बयान के करीब 2 महीने बाद ही शेख हसीना की सरकार का पतन हो गया, तो क्या इसके लिए किसे जिम्मेदार मानना जाएगा, कहना बहुत मुश्किल है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी में रहने वाले पाकिस्तानी मुस्लिमों, खासकर मौलानाओं पर सख्त एक्शन लिया, क्योंकि उनका मानना है सऊदी अरब में कट्टरपंथी विचारधारा बढ़ रही है, जिसे वो खत्म करना चाहते हैं। बांग्लादेश में हुए इस प्रदर्शन को इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। पाकिस्तान कभी भी स्थिर बांग्लादेश नहीं चाहता। आईएसआई ने देश के चरमपंथियों को उकसाकर इस प्रदर्शन को भयावह बनाने में अहम भूमिका निभाई। आईएसआई ने छात्रों के प्रदर्शन में चरमपंथियों को भी शामिल किया, ऐसा कहा जा रहा है। खैर, अब जो भी होता है, लेकिन यहाँ एक चीज जरूर है कि भारत के पड़ोस में एक बवाल खड़ा हो गया है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।